नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। चंद रोज पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की बात कही गई थी। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। उसे लगता है कि मुस्लिम समुदाय की औरतों को गुजारा भत्ते का हक शरिया के तहत नहीं है और यह शरिया के खिलाफ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुजारे भत्ते का अधिकार धर्म की सीमा से परे है, यानी कि मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर उनके अधिकार से दूर नहीं रखा जा सकता। मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि शादी विवाह में कोर्ट का यह फैसला दिक्कत पैदा कर सकता है। तो आखिर क्या है वो दिक्कतें और क्यों गुजारा भत्ता देने से बचने के तरीके अपनाए जा रहे हैं? आखिर ये क्यों भुलाया जा रहा है कि ये मामला मजहब से ज्यादा औरतों के हक का है? आखिर क्यों गुजारा भत्ते की लड़ाई अब मजहब तक आ गई है? इन तमाम सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे तमाम खास मेहमानों के साथ, जो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई कितनी लंबी और मुश्किल हो सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 10 जुलाई को कोर्ट ने मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ता का हक दिया और उसके 4 दिन बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले पर अपना ऐतराज जता दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी तमाम मसलों पर चर्चा के लिए बैठी और इस बैठक में बोर्ड ने मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ता के हक को ही शरिया के खिलाफ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद या तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वर्किंग कमेटी में 51 मेंबर हैं और इस कमेटी में 5 औरतें भी हैं। इस बैठक में तमाम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें गुजारा भत्ता के फैसले के खिलाफ भी एक प्रस्ताव शामिल था। कमेटी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत से अलग है और मुसलमान शरीयत से अलग नहीं सोच सकता। पर्सनल लॉ कमेटी की दलील थी कि विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे दिक्कत पैदा करेगा। तो एक बात तो यह है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक में कई मसलों पर बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम औरतों को सुप्रीम कोर्ट से मिले गुजारे भत्ते के हक को लेकर हुई। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 टूक शब्दों में बता दिया कि ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि संविधान उन्हें भी अपनी धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं के हिसाब से जीने की आजादी देता है। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कह सके। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है। हम अपने यहाँ भी बाकायदा रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स करने का मतलब ये कि लोग, अगर किसी औरत को तलाक हो गई है और अगर कोई आदमी उसका भत्ता, उसका अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और बाकायदा प्रोवाइड है, जितना करना है उसको, अगर उसने नहीं कर रहा है, ही इज कमिटिंग ए क्राइम और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कानून सबके लिए, आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए कि साहब तलाक होगी तो उसके ऊपर इतने लाख रुपए महीना देना चाहिए, वो नहीं चलेगा यार। दरअसल 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम औरतों के हक में बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि अब मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होंगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीठ ने आगे ये भी कहा था कि गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का हक है। कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा था कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। 125 सीआरपीसी जैसे सभी को ज्ञात है, कोई भी महिला
married woman, in fact, can claim maintenance, be it for father or mother or children from the husband. So it basically says any person. It doesn't define anything else apart from that. This is what 125 very categorically says. ये पुराना एक्ट था, obviously अब नए में वो 144 हो गया of CRPC. पुराने एक्ट में बड़ा क्लियर था ये कि this is how maintenance has to be claimed. 4 दिन पहले जिस फैसले पर मुस्लिम औरतों ने जीत की खुशियां मनाई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब उसी फैसले को कानून की चौखट पर खड़ा करने की तैयारी में है। मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ता के फैसले पर पर्सनल लॉ बोर्ड के अपने सवाल हैं और इस सवाल को वो आर्टिकल 25 के आड़ में सही साबित करने की कोशिश में है। लेकिन यहाँ सवाल मजहब से ज्यादा औरतों के हक का है, जिसके लिए आज भी औरतों को लंबी कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस फैसले के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलें क्या हैं, कोर्ट का रुख क्या है, महिलाओं के पास विकल्प क्या है और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ इस फैसले को आगे चैलेंज कर सकता है, तमाम में से सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मुस्लिम महिलाओं की राय क्या है इसको लेकर वो आपको सुनवाते हैं। मैं बेशक इस फैसले को सपोर्ट करूंगी सुप्रीम कोर्ट के, और ये बहुत अच्छा फैसला है लेडीज के लिए, जो जैसे कि कुछ जेंट्स जो होते हैं डिवोर्स के बाद मतलब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते हैं, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। बेशक जो लेडीज हैं उनके लिए उनको पेमेंट जो भी अमाउंट है वो देना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है, मैं इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ। और यही है कि अगर डिवोर्स हो जाता है, फर्स्टली तो यही है कि ना हो, दोनों में सुलह हो जाए, बैठ के बात करा देनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस नहीं रहना चाहते दोनों साथ में और किसी कारण डिवोर्स हो जाता है तो उसका अमाउंट बेशक हस्बैंड को देना चाहिए। उसके बच्चे होते हैं, वो खुद भी होती है, कहाँ से वो पालन पोषण करेगी। तो ज़रूरी है ये, और मैं इसका समर्थन करती हूँ कि सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। यास्मीन फारूकी साहब हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शाइस्ता अंबर जी भी, ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की। सना रईस खान हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी मौजूद हैं, नेशनल कन्वीनर हैं MRM वुमेन विंग की। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, वो भी एडवोकेट हैं। सबसे पहले यास्मीन साहब आप ही से सवाल, क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लगता है कि शादी विवाह में जो कोर्ट का फैसला आया है ये गलत है, और क्यों आपको ये लगता है कि ये पुरुषों के हक में नहीं है और कहीं ना कहीं इससे औरतों के हक भी वंचित हो जाएंगे? पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हूं, पर मैं प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए यहाँ पर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पे कोई बात नहीं कह रही हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी है SDPI, उसकी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसके बिहाफ पे ही मैं बात करती हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर की, तो आपको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि 2001 से हर मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा है वो कोर्ट अगर जाके दावा करती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए तो उसको 2001 से ऑलरेडी मेंटेनेंस मिल रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। जो कोर्ट की आप बात आज की कर रहे हो, मैंने 10 साल काउंसलिंग की है फैमिली कोर्ट में एज अ गवर्नमेंट काउंसलर, और मैं आपको लाखों की तादाद में फाइल्स बता सकती हूँ जिसमें कोर्ट ऑर्डर्स हैं और मुस्लिम लोगों ने, पुरुषों ने आफ्टर डिवोर्स महिलाओं को वो मेंटेनेंस दिया है। तो मुझे ये बात बहस की समझ में नहीं आ रही है कि क्यों चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी मेंटेनेंस ले रही है महिलाएं। अच्छा, आप जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हो, वो उनका हक है कि वो किस बात पे एतराज कर सकते हैं। बोलने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है। हिंदुस्तान में हम जहाँ रहते हैं, भारत ने हमें ये सारी आज़ादी दी है। वो अपने आप में आज़ाद हैं कि वो किस बात पे एहतजाज करते हैं और जी। तो क्या आपको लगता है कि इस फैसले पे ऑलरेडी 2001 से, ठीक है, आपने समझाया कि 2001 से ऑलरेडी मेंटेनेंस मिल रहा है, 2001 से ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि फिर इस फैसले पे आपत्ति जतानी चाहिए अगर कोर्ट ने 125 के तहत इसको ला दिया है, जिसमें हर महिला की बात होती है? ये धर्म से बिल्कुल परे है, ये महिलाओं के हक का मामला है। क्या इस पर किसी तरह की आपत्ति जायज है?
नहीं, आप देखिए, मैंने वही बात कही ना कि संविधान में सबको बोलने की और करने की आजादी है। उनको शरण प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम ऊपर ऊपर की बातें देखते हैं। मुस्लिम, देखिए पहली बात, थोड़ा सा लंबी बात समझाना, अगर मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा कोई, तो किसी भी धर्म के लॉ में, किसी धर्म के कानून में ना तो तलाक थी ना मेंटेनेंस था। अच्छा, जब तलाक ही नहीं थी तो मेंटेनेंस कहाँ से आता? प्रॉब्लम ये कि मुस्लिम धर्म में ये सारे जो कानून हैं वो धर्म के अंदर हैं कि तलाक भी होगी, मेहर भी होगा। अच्छा, मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। आपने देखा होगा, अगर हिंदू लॉ में कोई मर्द औरत तलाक लेना चाहता है तो उसे कोर्ट जाना ही पड़ेगा, उसे म्यूचुअल में जाके और एप्लीकेशन लगानी ही पड़ेगी, उसे वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हम इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में आपको घर बैठ के तलाक हो जाएगी, सारे चीजें भी तय हो जाएंगी, लिखा पढ़ा भी हो जाएगी। मुस्लिम मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट में शादी से पहले जितना चाहें खर्चा लिखवा सकती हैं, जितना चाहें हाथ खर्च लिखवा सकती हैं, अपने आप में तलाक का हक ले सकती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो बैठ के आप शादी से पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट तय कर सकती हैं। तीसरी बात जो सबसे बड़ी, मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुस्लिम में पहले रीमैरिज कहीं नहीं थी, पर मुस्लिम धर्म में रीमैरिज है कि अगर तलाक हो गई आप दूसरी शादी करो। फिर एक और लॉ है, अगर आपको पता हो, कि अगर हिंदू लॉ में औरत अगर कमाती है और मर्द नहीं कमाता है तो हिंदू कोर्ट, जो कोर्ट है वो मुस्लिम हिंदू औरत का तनख्वाह में से वो ये कहेगा कि अपने हस्बैंड को भी दो। पर मुस्लिम लॉ में कोई औरत जो है वो अपने मर्द को खर्चा नहीं देती, नहीं, लेकिन अपने बच्चों के खर्चे के लिए ये तय है, ये मतलब शरण है कि वो हस्बैंड ही अपने बच्चों का खर्चा उठाएगा, वाइफ नहीं उठाएगी। ठीक है, इसी पर मैं एडवोकेट से भी एक राय लूंगी, क्योंकि अगर ये सीआरपीसी में आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो अगर अधिकार दिए जाते हैं धर्म से इतर संविधान के तहत, तो फिर वो सबके लिए बराबर होंगे। एक बार शाइस्ता जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। शाइस्ता जी, अभी तक हम इस पूरे फैसले का वेलकम कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि उनको इस बात को लेकर आपत्ति है और वो विकल्प ढूंढ रहे हैं अभी फिलहाल कि कैसे इसको चैलेंज किया जाए कोर्ट में। देखिए, वो विकल्प ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो महिलाओं के हित के लिए ना पहले जागे थे ना आज जागे हैं। अगर जागे होते तो 3 तलाक बैन पे भी वो सोचने लगते कि हम औरतों के हित में क्या ऐसा काम करें जो औरतों को शरीयत के हिसाब से उनको उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का तरीका उनको मिलता रहे और उनको गुजारा भत्ता भी मिलता रहे, उनके मेंटेनेंस भी मिलती रहे। तो 1985-86 में ये बात पार्लियामेंट से पास हो गई थी कि तलाकशुदा औरतों शाबानों वाले मामले के बाद से ये तय हो गया था, कानून बन गया था कि वक्फ बोर्ड से तलाकशुदा औरतों को पेंशन मिलेगी और वक्फ जमीन पर कारखाने, मदरसे, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आश्रय होम, हॉस्पिटल सब खोले जाएंगे जिसमें औरतों को, तलाकशुदा औरतों को, अनाथ बच्चों को या उनके बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको आश्रय होम मिलेगा, उनको पेंशन मिलेगी, उनको सम्मान और स्वाभिमान से जीने का हक मिलेगा, ताकि वो किसी के दान पर न चले। क्योंकि तलाक के बाद कुरान की शरीयत कहती है कि शौहर पैसा इद्दत के बाद नहीं दे सकता, वो जायज नहीं है। तो जब क्लियर बात थी तो यहाँ पर ये बेकार की बहस है कि वो चैलेंज करेंगे। वो पहले भी चैलेंज करते थे, आज भी चैलेंज कर रहे हैं। उसका रास्ता तो है, निकला हुआ है। वो औरत कहाँ जाए? आप उसका रास्ता, दरवाजा खोलिए ना। आप ज़कात और खैरात और डोनेशन से एक बैतुल माल बनाए और औरतों को चिन्हित करके सच्चाई जान के उनको पेंशन दे। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अभी तक हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरीके से दोहरी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अब अगर हम यास्मीन जी की बात सुनो, उन्होंने कहा कि 2001 से ऑलरेडी मेंटेनेंस मिल रहा है और अब अगर कोर्ट अपना फैसला इसी के पक्ष में सुनाता है, इसका मतलब तो दोहरी प्रोटेक्शन की बात होगी। तो क्या माना जाए, किस तरह की इंटेंशन लगती है अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तब जब वो इसको लेकर आपत्ति जताते हैं?
देखिए, यास्मीन जी ने अभी तक जितनी भी बातें बोली हैं वो सारी बातें वो हैं जो कि करी नहीं जाती है, जो फॉलो नहीं करी जाती है। उनकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि मुस्लिम निकाह जो होती है वो दुनिया की एकमात्र वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, ताकि कल को अगर तलाक भी हो रहा होता है तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत आपको वो सारी जितनी भी हर्जाना है, जितने भी आपके दिक्कतें परेशानी उनका हल करने का जो सोल्यूशन है वो उस निकाहनामा में लिखा जाता है। पर मैम, मैं आपको ये बता दूं, आज के डेट में निकाहनामा सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए यूज किया जाता है। उसमें सिर्फ एक मेहर की रकम लिखी जाती है, उसमें बाकी सारी कोई भी चीजें नहीं लिखी जाती। दूसरी चीज, हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे सारे धर्मों के लोग, सारे धर्मों के समुदाय यहाँ लिखते हैं। क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ठेकेदार बन रहे हैं सारे मुसलमानों का जो कि इस देश में रह रहे हैं? उनको ये हक नहीं दिया जाता है। उन्होंने आज तक कभी मुसलमानों के लिए कभी को हक की लड़ाई लड़ी नहीं, वरना हमें ट्रिपल तलाक के लिए एक लॉ पास करने की जरूरत क्यों थी? और आज अगर सीआरपीसी 125 के तहत किसी भी बहन को डिवोर्स के बाद में मेंटेनेंस मिल सकती है, तो उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? क्या वो ऐसे केसेस को नहीं जानते जहां पे कोई डिवोर्स, तलाक देने के बाद भी, डिजर्शन के बाद भी कोई मेंटेनेंस नहीं दी जाती है? मतलब कमाल की बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज के डेट में आती है और कहती है कि हम इसको नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम पालन नहीं करेंगे। आप क्या दिखा रहे हैं? आप मुसलमानों को क्यों भड़काना चाहते हैं? कभी आप हिजाब और बुर्का का मुद्दा लेकर आ जाते हैं, कभी आप ये बोल देते हैं कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर आप आ जाते हैं कि हम इस लॉ को भी नहीं फॉलो करेंगे। हाँ। जहां महिलाओं की बढ़ोतरी की बात हो रही है वो बीच में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं? एक रिएक्शन यास्मीन जी से, एक बात मैं बोलना जरूर चाहूंगी कि कुरान में खुला, यानी कि जो बहन है अगर वो तलाक लेना चाहती है उसका भी प्रावधान दिया गया है कि वो खुला ले सकती है, काजी के पास जा सकती है और उसके बाद भी उसको सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस मिलेगा। तो इन लोगों का काम है कि एक रिएक्शन जरा, एक रिएक्शन यास्मीन जी से भी ले लिया जाए। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ। यास्मीन जी, देखिए बातें आपने सही कही हैं, लेकिन ये भी आपत्तियां हैं जो महिलाओं के बीच में है। ठीक है, लिखवा तो सब कुछ लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी हो जाते हैं, लेकिन जब उसके पालन करने की बारी आती है तो वो ग्राउंड पर होता नहीं, और उसका नतीजा ये है कि फिर महिलाएं, जाहिर सी बात है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और एक और सवाल पूछिए, एक मिनट जरा यास्मीन जी से जवाब ले लें। यास्मीन जी से जवाब ले लूं, एक मिनट यास्मीन जी इसका जवाब दे दे, फिर उसके बाद आती है डॉक्टर शालिनी आपके पास। जी, 100 125 सीआरपी के तहत 125 ही जो आप बोल रही हैं उसके तहत 2001 से मेंटेनेंस मिल रहा है। आप कहीं जितनी फाइल्स दिखा दूं मैं, जो औरत कोर्ट जा रही है उसे मेंटेनेंस दे रही है कोर्ट, और वो लोग दे रहे हैं, उन मर्दों को देना पड़ रहा है, नहीं तो जेल हो रही है। और नहीं जेल अगर नहीं दे पाते तो जजेस उनको जेल करते हैं, और ये सारे फैमिली कोर्ट से फैसले हो रहे हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 2001 से ऑलरेडी मिल रहा है महिला को ये, और 125 सीआरपी के तहत ही मिल रहा है। तो ये कोई नई बात ही नहीं है जिसपे हम बवंडर करें बैठ। नहीं, वही बात आती है यास्मीन जी, उसपे अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, लेकिन ग्राउंड पर वो कितना नजर आता है उस पर मैं लौटती हूँ। जरा एक बार सना को भी इंक्लूड कर ले। अब सना ये बताइए, जो तमाम आपत्तियां हैं, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, यास्मीन जी वही कह रही है कि 125 के तहत लगातार मेंटेनेंस मिल भी रहा है, बावजूद इसके पहली बात तो यह है कि विरोध हो रहा है। जब मिल रहा है मेंटेनेंस तो फिर विरोध किस बात का? क्या कोर्ट ने आदेश दे दिया उसको नहीं मानेंगे? ये एक पहली बात है। दूसरी बात, वो उसको रिव्यू करने की बात कर रहा है, ऑप्शंस क्या बचती हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो ऑफ कोर्स सुप्रीम है, रिव्यू पिटीशन ये दाखिल कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जब सेक्शन 125 सीआरपीसी जो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर और अनएक्सप्लिसिट, बहुत अनइक्विवोकली डिफाइंस की वाइफ, बच्चे एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हु आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, उनको मेंटेनेंस का हक है। तो यहाँ पे अगर इनके ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद ऑब्जेक्शन है, बिकॉज हर वो औरत जो डेस्टिट्यूट हो जाती है, जिन्हें छोड़ा जाता है, ऐसे तो कहा जा रहा है कि निकाहनामा इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, पर कितनी औरतों के पास निकाहनामा होता है, कितनी औरतों
को हक पता है उनका। बहुत ही लेस परसेंटेज ऑफ वुमेन होती है, मुस्लिम वुमेन, जो एक्चुअली जो वर्किंग है या जो एक्चुअली काम कर रही है। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है, जो उनके लिए एक्चुअली माइलस्टोन है। बिकॉज एक बार डिवोर्स हुआ उसके बाद तो उन्हें बस ऐसे ट्रीट किया जाता है कि बस खत्म, उनके सारे राइट्स खत्म। और एक्चुअली मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है वो एक्चुअली इट इज इन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन, कॉन्ट्ररी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है वो बहुत क्लियर है, विच इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हर किसी के लिए, राइट टू लाइफ हर किसी के लिए। तो वाई टू ऑफकोर्स वाई मुस्लिम वुमेन के लिए वो वाई डज इट बिकम डिस्क्रिमिनेटरी? उनको उनका हक देने से पहले क्यों इतना सोचा जाता है? और उनके लिए तो ये और मुस्लिम इट अप्लाइज टू एवरीबडी। ये एक्चुअली हम सेक्युलर स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोसीजर फॉलो होता है, लॉ इज सपोज टू बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू एवरीबडी। तो मुस्लिम वुमेन को देने से पहले उन्हें लड़ना क्यों पड़ रहा है? उन्हें उनके हक के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? तो मेरा कहना ये है कि ये डिसीजन तो डेफिनेटली वेलकमिंग है, बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन है, बट ये इसके एप्लीकेशन में भी अब अगर आप देखो तो इतनी दिक्कतें आ रही है, और वो भी हमारी खुद की कम्युनिटी। आई एम ऑल्सो मुस्लिम वुमेन एंड आई वेलकम विद दिस डिसीजन विद ओपन आर्म्स, बिकॉज मैं एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये एक्चुअली हम मुस्लिम वुमेन के लिए एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा ऑर्डर है, लेकिन बात वही आती है, ठीक है, जो उनका है खत्म होता है। लेकिन डॉक्टर शालिनी देखिए, आप जिस बात को लेकर जिक्र कर रही थी, एक बार मैं शाइस्ता जी से भी उसका रिएक्शन लूंगी, क्योंकि शाइस्ता जी उन्हीं महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उनके आसपास हर दिन आए दिन इसी तरह के केसेस होते हैं। सना ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है इसी बात को लेकर कि कितनी महिलाओं के पास निकाहनामा होता है और ये कितना फ्री एंड फेयर है। डॉक्टर शालिनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या अग्री करेंगी यास्मीन जी की बात से? उन्होंने कहा कि 2001 से ही मेंटेनेंस दिया जा रहा है और 125 के तहत ही दिया जा रहा है। मैं सिर्फ इस बात से वाकिफ हूं और इस बात पे रिट्रेट करती हूं कि जी हाँ, शाह बानो के केस में ये ऑर्डर पास हुआ था, बट उसके बाद हमारी जितनी भी बहनें हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बहनें कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। CRPC 125 का अगर पालन किया जाता है तो वो सिर्फ किताबी बातों में करी जाती है। मैम, मैं भी मुस्लिम बहनों के साथ खड़ी रहती हूँ, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक कि हमें महिला थाना में जाकर भी उनके हक के लिए उनके कपड़े तक उनके घर से हमें छुड़वा के लाना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि उनको इन सारी चीजों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्या हमें हर बार कोर्ट को खटखटाना पड़ता है और क्या हमें हर बार ये धमकी देनी पड़ती है कि हाँ, हम कोर्ट तक जाएंगे, इस देश की सरकार, इस देश का संविधान हमारी मदद करेगा? यास्मीन जी, ग्राउंड रियलिटी से बहुत परे हैं चीजें। जो लोग काम करते हैं, चाहे वो शाइस्ता जी हो, शाइस्ता जी लौटती हूँ, चाहे वो डॉक्टर शालिनी हो, देखिए बिल्कुल डिसएग्री कर रही है इस बात से कि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। आप भले ही फैमिली काउंसलर हो, आप काउंसलिंग करते हो, आप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं और आपने मेंटेनेंस दिलवाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए फैसला बहुत सही है। यास्मीन जी, देखिए, सोशल वर्क का जहां तक सवाल है, मैं 92-93 से सोशल वर्क कर रही हूं और उन महिलाओं के लिए भी काम कर रही हूं। एक तो मैं ये बात समझ में नहीं आती, महिला को महिला मान लो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी से ऊपर कर दो उन्हें। महिला महिला है और हर दौर में हमेशा पढ़ी लिखी भी महिला हुई है, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे कोई क्रिश्चियन हो। बहुत सारे माँ बाप हैं जो कि उन लोगों को अलाउ नहीं करते, हिंदू महिलाओं को भी अलाउ नहीं करते। और क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदू महिलाओं को बिना वो कोर्ट जाए मेंटेनेंस मिल जाता है या तलाक मिल जाती है? या और अगर ये बेटे क्या नाम था उनका, जो डॉक्टर शालिनी, बच्ची के निकाहनामा किसके पास होता है? तो ये आपको गलतफहमी। जी बेटा, निकाहनामा सबके पास होता है और आजकल एक नई ये भी तय हो गया है कि निकाहनामा रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होता है नगर निगम। मैम, हमने तो इसी वजह से जब मैं अपनी पूरी कंटिंजेंट को लेकर गई थी, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती हूँ कि निकाहनामा आपके हाथ में रहे, मैं ये चाहती हूँ कि निकाहनामा UCC के तहत भी बनाया जाए, जहाँ पे हर एक चीज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जिस तरीके से कुरान में लिखी गई है बिल्कुल उसी तरीके से करी जाए। पर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत से ऐसे काजी हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हैं, आप मेरी जो कि मेरी पूरी बात नहीं होगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। जी यास्मीन जी बोलिए। जब देखिए, आजकल नगर निगम में सारे निकाहनामा रजिस्टर्ड होते हैं और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपका आधार कार्ड भी उसी बेस पे बनता है कि आपका हस्बैंड कौन है, आपका
कोई भी चीज के लिए राशन कार्ड आपके हस्बैंड का नाम होना जरूरी है, ठीक है, और वो निकाहनामा रजिस्टर्ड नगर निगम से होता है। इसलिए अब ये गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं और हो गई हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो वही बात आती है, देखिए वही बात आती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों डॉक्टर शादी जता रही है, बिल्कुल वही बात आती है, उस पर बात करेंगे। शाइस्ता जी मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन एक बार आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि हम इसको चैलेंज करने के लिए विकल्प खोज रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? कानूनी नजर में ये कितना ठीक लगता है? तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है उसमें बेसिकली मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड किया है कि क्या सेक्शन 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले था, आज की डेट में वो सेक्शन 144 BNSS हो गया है, तो क्या मुस्लिम विमेन के लिए सेक्शन 125 CRPC जो है वो एप्लीकेबल है, क्या उनको इसमें प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, उनको मेंटेनेंस के अंदर दिया जा सकता है कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि इसके अंदर बिल्कुल दिया जा सकता है। और देने का कारण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि जो सेक्शन 125 CRPC यानी कि सेक्शन 144 BNSS जो आज का है, उसके अंदर जो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इन सब का जो है एक तरह से राइट है, वो चाहे तो वो क्लेम कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए। कोई भी जो उनके एरिया का जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पे जाकर के वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जो है बेस्ड ऑन की हस्बैंड या फिर बेटा या फिर जो फादर जो भी है उसका जो इनकम है इस केस में, उस हिसाब से जो है एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो तय करेगा कि कितना मेंटेनेंस उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये मेंटेनेबल है, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। और ये आज की बात नहीं है, ये अगर हम देखें तो शाह बानो का जो केस 1985 का जिसका जिक्र भी कुछ पैनलिस्ट्स ने अभी किया, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इसको बोला था कि ये मेंटेनेबल है, मेंटेनेंस जो है मिलना चाहिए मुस्लिम विमेन को जो है उनके गुजारा के लिए। ठीक है। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है 90 डेज तक जो है, जिसको मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट जो है 1986 बनाया गया था, जिसमें पहले कहा गया था कि इद्दत पीरियड जो 3 महीने का होता है 90 डेज का, तब तक ही मेंटेनेंस को जो है देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1937 का, उसमें भी एलिमनी का जो है प्रोविजन है, सक्सेशन का भी प्रोविजन है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नया है। और जहां तक जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो जाना चाहता है, उसको चैलेंज करना चाहता है, तो देखिए अभी चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है तो इसमें अपील तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें रिव्यू पिटीशन अगर वो चाहे तो फाइल कर सकते हैं। बट रिव्यू जो है वो पूरे मेरिट पे डिसाइड नहीं होता, ये वही बेंच जिसने डिसाइड किया वही बेंच इसको अपने चैम्बर में देखेगा और बेसिकली वो ये देख सकता है कि क्या इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट हुए हैं जो कि उस समय प्रोड्यूस नहीं किए गए, या कोई ऐसी कोई बात जो है जो एविडेंट हो कि उसमें ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बताया है, जबकि हमारा ये मानना है कि कोर्ट का ये फैसला औरतों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, सारी जिंदगी मेंटेनेंस देना होगा, वो तलाक ही नहीं देगा और रिश्तों में जो तलखी आएगी वो अलग। यास्मीन जी ने कहा कि वो 2001 से सभी को मेंटेनेंस मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट है सबकी अपनी अपनी आपत्तियां इसको लेकर हैं कि ग्राउंड पर ये कितना होता है या नहीं होता, या फिर महिलाएं बावजूद इसके अगर मेंटेनेंस मिल रहा है तो फिर महिलाओं को क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। शाइस्ता जी इन महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं। शाइस्ता जी आप अपनी बात रखिए यहाँ पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे अभी यास्मीन साहबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, और ये बात आप लोग गूगल में भी सर्च करिए। हमने जब बोर्ड बनाया था उसके 2 साल बाद एक निकाहनामा बनाया था जिसमें भारत के संविधान की गाइडलाइन और शरीयत की गाइडलाइन एक साथ पैरेलल बनाई थी, क्योंकि भारत के संविधान में भी जो हक है वो कहीं ना कहीं शरीयत में हक है, और शरीयत वाकई में हमारे जीवन जीने की व्यवस्था का एक मुकम्मल कानूनी दस्तावेज है। उसमें सभी को जीने का और खुशहाल जीने का, सम्मान से जीने का हक है। तलाकशुदा औरत को भी पूरी तरह से उसमें सम्मान दिया गया है बैतुल माल से, और ज़कात और खैरात का एक बैतुल माल होता है
उससे सबको शिक्षा, उनके बच्चों को, उनको जीविका चलाने की, उनको रोजगार करने की, उनको खुशहाल जीने की व्यवस्था है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले भी यही किया कि उन महिलाओं के हित में नहीं सोचा। आज वो निकाहनामा अगर वैलिड हो जाता तो आज उसमें जो शर्तें हैं संविधान की और शरीयत की, उसी के अनुसार चलते तो आज ना घर टूटता और ना औरतों को मोहताज होकर के, परेशान होकर के अपने बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता। अब दरवाजा, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हमारे देश के संविधान है, जो सभी महिलाएं चाहे किसी भी धर्म समुदाय के हों, उनको सम्मान से जीने का हक और न्याय दिया है और इसका हम स्वागत करते हैं। यास्मीन जी, पर्सनल लॉ बोर्ड ये मानता है कि जो फैसला है ये औरतों के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। तलाक के बाद किसी तरह के भत्ते का कोई प्रावधान है नहीं और यह शरीयत से बिल्कुल अलग है कोर्ट का फैसला। चलिए, दोनों बातों को अगर मान लिया जाए, सुन भी लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको एक तरीके से डबल प्रोटेक्शन के तौर पर मुस्लिम महिलाओं को दिया है। आपने शुरुआत में बात की, देखिए देश की चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धर्म की महिला हो, सबके लिए तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन के तौर पर इसको दिया गया है। मैम आपका ऑडियो म्यूट है। यास्मीन जी ऑलरेडी है 125 सीआरपी के तहत। नहीं नहीं नहीं, जी सुन पा रही हूँ मैं, जी सुन पा रही हूँ जी। पता नहीं, देखती हूँ। नहीं सुन पा रहे हैं आप। यही बार बार कह रही हूँ कि 125 सीआरपी के तहत दिया जा रहा है ना, 2001 से दे रहे हैं, 24 साल हो गए मिलते हुए, तो नई बात क्या है इसमें? हाँ। और अगर देखिए प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है घर वाले लालच में आ जाते हैं कि मेंटेनेंस तो मिल रहा है, हम ये इस्लाम में ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग ये चाहते हैं कि एक औरत को शादी करने का हक है, वो रीमैरिज करे, और फिर वही बात आती है कहने में कि अगर रीमैरिज करेंगे उसको भी जीने का हक है, खुशहाल रहने का हक है, बच्चों के ऊपर थोड़ी जिंदगी गुजरती है। और इस्लाम में बच्चों का खर्च देने का इस्लाम में 100% श्योर है कि वो उसका हस्बैंड उठाएगा, औरत नहीं उठाएगी, और ये उसी की जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ एक औरत के लिए इस्लाम में यह है कि उसकी जल्द से जल्द दूसरी शादी करो आप, उसको घर में मत बैठाओ, इसलिए कि उसका हक है खुश रहना, अपने शौहर के साथ जीना। ठीक है डॉक्टर शालिनी, किसी भी बात शालिनी ना बोर्ड पे एतराज करने का एक और चीज हूँ। हाँ, और मैं वही बात दोहराती हूँ कि 24 साल से मिल रहा है मुस्लिम औरतों को, वो ले रही हैं मेंटेनेंस, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। ठीक है, 2 दिन में 2 महीने में बांध के यास्मीन जी एक आपत्ति जो और उन्होंने उठाई है, यास्मीन जी एक आपत्ति जो और उन्होंने उठाई है उसका जिक्र यहाँ पे कर देती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। ये भी कहना है कि अगर सारी जिंदगी मेंटेनेंस देना होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो मर्द होगा, पुरुष होगा, वो तलाक ही नहीं देगा अपनी बीवी को, तो रिश्तों में तलखी इसी तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल, ये देखिए म्यूचुअल तो है नहीं कि म्यूचुअल में बिठाए रखो। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं एतराजन बखुदा किसी पे नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे म्यूचुअल का मामला आता है, दोनों लटके हुए हैं, 10-10 साल मैंने फैमिली कोर्ट में केसेस देखे हैं कि दोनों साहब ना वो तलाक देने को तैयार है, ना वो तलाक देने को तैयार है, दूसरा तलाक लेने को तैयार नहीं है जब तक आप म्यूचुअल में। अब वो सिवाय झगड़े के, कोर्ट के चक्कर खाने के कुछ भी नहीं होता है। देन दूसरी बात यह है कि तलाक एक ऐसी चीज है कि आप बैठ के ठंडे दिमाग से, मेरा सबसे बड़ा जो जवाब है ना वो इसमें यह है कि इन सारी बातों से पहले अगर हम निकाह के टाइम पे सारी शराइत रख लें तो आगे की तलखियां खत्म हो जाएंगी। मेरा कहना यह है कि निकाहनामा स्ट्रांग बनना चाहिए। ठीक है, निकाहनामा स्ट्रांग, वो तो एक बहुत अच्छी बात है कि तलाक होना ही नहीं चाहिए, तलाक होना ही नहीं चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ पर जब हम 125 की करते, एक बार सना आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, जब 125 की मेंटेनेंस की बात आती है तो कितनी महिलाओं को बिना कोर्ट जाए इजीली मेंटेनेंस मिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता इजीली। यही मेरा कहना है। जो ये कह रही है कि 24 साल से मिल रहा है, अगर ये ट्रू होता
तो फिर ये सब लैंडमार्क जजमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन औरतों को दरवाजा कोर्ट का खटखटाना नहीं पड़ता। ये जो केस है, अगर आप ये पर्टिकुलर केस जिसकी वजह से लैंडमार्क जजमेंट बना है, उस केस में अगर आप देखो तो किस तरह से ट्रिपल तलाक को मिसयूज किया गया है। पहले तो उनको जब डिवोर्स दिया, ट्रिपल तलाक दिया, फिर जब उनको लगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है तो बोला कि मुस्लिम वुमेन एक्ट के हिसाब से तो आपको मिलेगा नहीं, जाओ उसका सहारा लो। तो इस तरह से ये सारे जो प्रोविजन है, पर्सनल लॉज है, उसको मिसयूज किया जा रहा है। और सेक्शन 125 एक्चुअली कहाँ पे है, कहाँ अप्लाई हो रहा है, नहीं होता है। इस वजह से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स की जरूरत पड़ती है जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमन राइट्स को वायलेशन हुआ है टाइम एंड अगेन। अगर आप देखो तो सोशल जस्टिस और ये सब जो है, ये एक्चुअली जेंडर डिस्पैरिटी और क्रिएट कर रहा है वायलेशन ऑफ दीज लॉज। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड करके ये जो जजमेंट है बहुत फेयर जजमेंट है, जिसका मेरे हिसाब से एनफोर्समेंट होना भी और इक्वली अप्लाई होना भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या हो जाता है कि औरतों को पता तो है, जैसे कि जजमेंट है, एक लीगल अवेयरनेस हो रही है जिस तरह से मीडिया के थ्रू और अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू हो तो रहा है, पता चल रहा है, मगर अब उनको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए भी। बिकॉज वहां पे फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है टू इवन डिमांड देयर राइट्स, विच इज राइटफुली देयर्स, ये उनका खुद का हक है, पर अपने हक के लिए भी अब उनको लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ऐसी ही मेंटालिटी के लोग अगर आके हमारे हक को अपोज करेंगे तो यहाँ पे उनको एक लार्जेस्ट स्ट्रगल को और ऑफ कोर्स दे विल हैव टू फेस इट ऑल द मोर। तो यहाँ पे इसीलिए एक मेंटली हमें बहुत स्ट्रांग तो है ही हम, इसलिए हम अब आज तक हमारे स्ट्रगल्स में अपने हम कामयाब हो पा रहे हैं। मगर ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम ये सेक्शन 125 एब्सोल्युटली बिल्कुल भी इन प्रैक्टिस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर शालिनी, अब देखिए सना ये कह रही हैं, एडवोकेट हैं, वो कह रही हैं कि अप्लाई नहीं होता है। यास्मीन जी कह रहे हैं कि 2001 से और वो खुद फैमिली कोर्ट में जाकर बहुत सारे ऐसे मामलों को सुलझाती हैं। लेकिन जब मैं बार बार इस बात को लेकर जोर दे रही हूँ और कोर्ट ने भी कहा कि एक तरीके से डबल प्रोटेक्शन मुस्लिम महिलाओं के लिए होगी, क्या कुछ आपको लगता है कि इससे बदलेगा? मैम आपके सामने सारे तत्व हैं। आप जानते हैं कि शाहबानो केस में भी यही रूलिंग थी, बार बार यास्मीन जी भी यही बात कह रही है और बार बार मैं और शाइस्ता जी यही बात कह रहे हैं कि उस रूलिंग के आने के बाद भी बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। आज जब हम इसको लेकर शोर मचा रहे हैं और हम इस तरीके के लोगों को हम मना कर रहे हैं कि आप मत करिए, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ खिलवाड़ मत करिए, तो आज अवेयरनेस आ रही है, मुस्लिम बहनों में भी आ रही है, सभी बहनों में आ रही है। मैं तो इसको सिर्फ मुस्लिम बहनों के लिए नहीं कहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया सामने कि हम इस जजमेंट को नहीं मानेंगे, क्या बाकी किसी भी माइनॉरिटी के तरफ से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आया जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को क्वेश्चन करता है? क्या कहीं पर भी आपने देखा कि मुस्लिम बहनों ने सवाल उठाया है कि नहीं हम इस चीज से खुश नहीं है? तलाक किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, तलाक टूटते हुए किसी को नहीं पसंद है। हम सब काम कर रहे हैं ऐसी बहनों के साथ जो बहुत गंदी स्थिति में आ जाती, भीख मांगने की स्थिति में आ जाती क्योंकि उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। तो यदि हम ऐसी बहनों का साथ दें और इस सीआरपीसी 125 के तहत हम फैमिली कोर्ट के तहत हम उन बहनों को गुजारा भत्ता दिलवाएं, तो क्या गलत है इसमें? आप मुझे एक सवाल है मेरा बस कि कौन सी माइनॉरिटी है इस देश की जिसने सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करने पे? आपने सवाल उठाया और आपने ये दिखा दिया कि आप बहनों के साथ खड़े भी नहीं हो सकते। आप मत कहिए कि हमें तलाक करवाना है। 286 जगह है जहां मेरे सेंटर्स चलते हैं, जहां सुलह केंद्र चलते हैं, वहां हम तलाक करवाते नहीं है, हम वहां कोशिश करते हैं कि सुलह हो जाए। और ये अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम कोशिश करते हैं कि आमने सामने बैठ के लोगों के बीच का फैसला हो जाए ताकि आप कोर्ट तक भी ना पहुंचे। पर यदि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्यों ना कोर्ट के दरवाजों पे खटखटाया जाए, क्यों ना किस तरह की सिचुएशन आती है शालिनी जी, जरा कोई एक एग्जांपल अगर आप हमें दे पाए। कैसी सिचुएशन आती है कि आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ता है? देखिए जब आप ये मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ पे जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और जहाँ पे फैमिली इंटरफेरेंस भी साथ में होती है। लड़के के फैमिली बोल देते हैं कि नहीं जी हमें ये लड़की पसंद नहीं है, ये ठीक से बात नहीं करती है, इसने खाना अच्छे से नहीं बनाया, ये सब मैंने खुद देखा है, खुद मैंने एहसास किया हुआ है इन सब चीजों का। और लड़की जो है गरीब खानदान से आती है, उसके पास और कोई गुजारा नहीं होता है, वो पहले कोशिश करती है वहीं पे रहने की। बात जब तलाक पे आती है तो मेहर की रकम होती है सिर्फ 5,000 रुपए की। अब आप बताइए वो लड़की वापस अपने घर में जाती है, किसान की बेटी है, 5,000 रुपए लेकर, तो उसका परिवार उसका कैसे पालन पोषण करेगा?
साथ में जो बच्चा है वो भी उसके साथ चले जाता है कि बाप कहता है मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन शालिनी जी अभी देखिए यास्मीन जी यही बात कह रही थी, उन्होंने यही बात कही है कि जिस वक्त शादी हो रही, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप पहले ही मेहर की रकम उतनी क्यों नहीं रखवा लेते? उन्होंने यही बात कही कि पहले ही क्यों नहीं रखवा लेते? रजिस्टर होते हैं, उन्होंने ये बात भी कही निकाहनामा रजिस्टर होते हैं। आप बंगाल, आप नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे गाँव में चले जाइए, आप हैदराबाद तक के जगहों में चले जाइए जहाँ पे एक प्रॉपर रैकेट चला जाता है, जहाँ लड़कियों की शादियां करी जाती है। जो लड़की हैं और उनकी जो फैमिली, उन्हें यही नहीं पता होता कि निकाहनामा रजिस्टर होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप निचले यास्मीन जी जाकर देखिए कहाँ निकाहनामा रजिस्टर। यास्मीन जी आप तो हैदराबाद के, आप हैदराबाद चले जाइए, आज भी वहाँ पे जिस तरीके की ये जो शादियां होती हैं जहाँ पे सऊदी अरब नहीं, एक बार यास्मीन जी का रिएक्शन, एक बार यास्मीन जी का रिएक्शन, रजिस्टर नहीं होती है। जी यास्मीन जी। आप हैदराबाद की बात कर रही हैं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है या नहीं, मैं आपको इस चीज़ के लिए चैलेंज नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी को ही नहीं कर रही हूँ। आपको पता है जहाँ मुस्लिम रियासतें रही हैं, आज मैं तो जयपुर राजस्थान की बात कर रही हूँ, राजस्थान में जयपुर में शहर काजी के पास मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 100 साल पुराना अगर निकाहनामा आप डेट मुझे बता दें तो मैं निकलवा के दे दूंगी। एक बार जरा इस पर मैं एक बार शाइस्ता अंबर जी को दिखाइए, एक बार शाइस्ता अंबर जी से भी रिएक्शन। शाइस्ता अंबर जी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कहाँ जी रही है आजकल रजिस्ट्रेशन खोलो। हाँ शाइस्ता अंबर जी, लोगों की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि निकाहनामा रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरे मैं आपको इसी चैनल पर आपको बताऊं कि झारखंड की हिना और बॉम्बे की जरीना और बहुत सारी ऐसी औरतों का हम 12 साल से लड़ रहे थे कोर्ट से। अब हमने यही जो आज फैसला आया 10 जुलाई को कि औरतों को और बच्चों को मेंटेनेंस मिले, क्योंकि बच्चों को हक नहीं मिल रहा, औरत को तलाक भी दे दिया, चौथी 4 शादियां करके बैठे हैं, लेकिन मेंटेनेंस कोर्ट से नहीं मिल रहा है और थाने पुलिस वाले भी उसको गुमराह कर रहे हैं। ये केस वाकई में ये बड़ी समस्या है। वो माँ बाप उसके गरीब है, बहुत परेशान है, खुद बीमार है, वो अपनी बेटी का और उसके बच्चों का खर्चा किस मुसीबत से चला रहे हैं। कभी भी इंतकाल कर जाएंगे उनके बच्चे, कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएगी, भाई के मकान में रह रही है। और वो एक दूसरी जो हिना झारखंड की है, उसके तो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे लोग हैं और वो उसको कोर्ट से 12 साल से उसको धक्के खाने पड़े हैं। वो जबरदस्ती भी लेकिन शाइस्ता जी, अब जब कोर्ट ये बात कह रही है तो क्या फिर कोर्ट पर भरोसा नहीं हमको? बिल्कुल हम लोगों को कोर्ट पे भरोसा, तभी तो ये 23 जुलाई को हमने 23 को जो हमने पिटीशन दी थी उसी को ये फैसला आया है। बिल्कुल। अब आशुतोष जी को एक बार दिखाइए। आशुतोष जी, अब सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि देखिए तमाम मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल इसके हक में है, दोहरी प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जिस आधार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि हम रिव्यू पिटीशन इसमें डालेंगे, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, हालांकि ये बात की बात है, लेकिन ऑप्शंस अब क्या बच जाते हैं उनके पास? देखिए उनके पास ऑप्शन तो सिर्फ रिव्यू का ही बचता है अगर उनको फाइल करना है, लेकिन उसको मेरिट पे पूरी तरह से कोर्ट नहीं सुनेगा। जैसे मैंने बताया तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर 47 रूल 1 जो है सिविल प्रोसीजर कोड में भी, तो कोई भी रिव्यू अगर कभी फाइल होता है तो उसमें 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो अगर कोर्ट ने कोई एरर किया हो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या तो ये वो साबित करें, और या नहीं तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशंस या एविडेंस जो उस टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं थी जब ये हियरिंग हो रहा था, जो अब उनके पास अवेलेबल है। तो ऐसी कोई बात हो तभी जो है सुप्रीम कोर्ट या रिव्यू को देख सकता है, सोच सकता है कि उसके बारे में कुछ करना है। तो अदरवाइज फिर दूसरा विकल्प है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ में अमेंडमेंट करता है, कोई चेंजेस करता है, तो ही इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हो सकता है। अदरवाइज कोई तीसरा विकल्प इसके अंदर बहुत मुश्किल है। और जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सेक्शन 125 जो सीआरपीसी जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसके अंदर रिलीजन को लेकर के कहीं कुछ नहीं है। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये इंडियन सिटीजन्स के लिए जो है अप्लाई करता है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का सिटीजन हो। अब जो लॉ बोर्ड ये लेकर के चल रहा है कि जो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 27 है, जिसके अंदर हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है, जिसमें
हर इंसान अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो कर सकता है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि जो आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, या फिर आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर आप बनाते हैं जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन करता है, तो ऐसा लॉ जो है वो वाइड माना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कहीं कोई कॉन्क्रीट स्कोप है। और ये आज की बात नहीं है, जब 1985 में भी सेम जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो भी बहुत सारे इश्यूज उठाए गए थे, बहुत सारा इसके अंदर क्रिटिसिज्म हुआ था, और उसके बाद ही सरकार ने एक नया लॉ बनाया। लेकिन आज जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को जो है बरकरार रखा है, और मुझे लगता है कि ये जो है मुस्लिम विमेन और जो हमारा देश है उसके हिसाब से इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा दें, क्योंकि 125 जो है कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस बात को कह दिया है कि इसमें धर्म नहीं आता है, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि एक महिला के आधार पर न्याय उसको मिलेगा। और इसीलिए 125 के तहत वो महिला कोई भी हो सकती है, किसी भी धर्म की हो सकती है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालांकि आपत्तियां इसको लेकर हैं, हम उनकी आपत्तियों को लेकर ही यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।